नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। ईंधन की कीमतों के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के हमले बर्दाश्त कर रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमतों को सलाह दी है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद होने वाले वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम करके अवाम को राहत पहुँचाएँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों का तस्करा किया। अपने इस बयान से उन्होंने दाम कम करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों के सर डाल दी। वज़ीर आज़म मोदी ने पहले तो रूस यूक्रेन तनाज़े को ईंधन कीमतों की महंगाई की वजह करार दिया। इसके बाद मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल पर जोर देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के वज़राए आला से कहा कि वो भी अवाम को राहत फराहम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों पर आए टैक्स को उसी तरह कम करें जिस तरह मरकज़ ने नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ करके अवाम को राहत दी थी। करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,000-5,500। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र मोहतात रहें और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। मोदी ने चारशंबे को रियासतों के वज़राए आला के साथ कोविड की सूरत हाल पर एक ऑनलाइन मीटिंग की और पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गर्मी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से अक्सर आतिशज़दगी के वाक़यात रवनुमा होते रहते हैं। लिहाजा तमाम रियासतों को चाहिए कि वो तमाम सेहत की सहूलियात बशमूल तमाम अस्पतालों की हिफाजती जांच करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ख्र की बात है कि 96% शहरियों को पहले कोविड के टीके लगाए गए और 15 साल से ज़्यादा उम्र की 85% आबादी को ये दोनों वैक्सीन दी गई। इन्फेक्शन से बचाव और बच्चों को हिफाजती टीके लगाने को तरजीह देते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वबा के खिलाफ एक्टिव और इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। आप सबने भी इस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं, उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। वजारत खारजा ने 4 शुंबे को कहा कि वजीर आजम 2022 के अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज जर्मनी से करेंगे। साल 2021 में दोनों ममालिक ने अपने सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई है। बर्लिन में वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा हिंदुस्तान जर्मनी बैनुल हुकूमती मुशावरत की 6ठी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा एक कारोबारी तकरीब से भी खिताब करेंगे, जबकि मोदी बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों से बातचीत करेंगे। मोदी इसके बाद डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वो वजीर आजम फ्रेडरिक्सन के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे और मलिके मार्गरेट से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान और डेनमार्क के दरमियान ग्रीन स्ट्रैटेजिक शिराकत है। इस दौरान वज़ीर आज़म इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब करेंगे। दूसरे इंडिया नॉर्डक सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा मोदी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इस सरबराही इजलास में कोविड के बाद के दौर में इक़्तिसादी तरक्की, मौसमियाती तब्दीली, इख्तिरात और टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, आलमी सलामती के बदलते हुए मंजरनामे और आर्कटिक खित्ते में हिंदुस्तान नॉर्डक टाउन के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपनी वापसी पर 4 मई को मोदी पेरिस में कुछ देर के लिए रुकेंगे और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। हिंद फ्रांस सिफारती ताल्लुकात के 75वीं सालगिरह के मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के एक अहम एजेंडे पर बातचीत होगी। आज यानी 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को अब बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया। इससे शहरी इलाकों के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को फायदा होगा। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जहां एक और यूपीआई भीम जैसी सेवाओं के कारण आपदा के समय भी एक बटन दबाते ही गांव के करोड़ों लोगों के पास पेंशन या बाकी सुविधाओं को पैसा सीधा ट्रांसफर किया जाता है, मनरेगा की पेमेंट से लेकर बाकी किया जाता है। वैसे ही प्रयास ये भी था जब निर्णय लिया गया था मोदी जी के नेतृत्व में कि दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक और बैंकिंग की सुविधा मिले, वहीं पर भारतीय डाक के जितने छोटे और बड़े पोस्ट ऑफिस हैं उनके माध्यम से बैंकिंग की सुविधाएं मिले। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको स्थापित करने का निर्णय 2016 में लिया गया था। आज करीब लगभग 1,56,000 पोस्ट ऑफिस में 1,30,000 जो कुल 1,56,000 पोस्ट ऑफिस है, उनमें से 1,30,000 पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। 5 करोड़ से ज्यादा इस पे बैंक अकाउंट खुले हैं। कुल मिलाकर कहूं तो 5 करोड़ 23 लाख परिवार बैंकिंग के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं और इनमें से आधे से ज्यादा अकाउंट माताओं और बहनों के हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1,56,434 पोस्ट ऑफिस तक अपने इस बैंकिंग की सुविधाओं का विस्तार करने जा रहा है और इसके लिए 820 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने का इसमें निर्णय लिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े दुर्गम क्षेत्रों में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से गरीब से गरीब व्यक्ति को, गांव में रहने वाले माताओं बहनों को, गरीबों को भी बैंकिंग की सुविधाएं मिल सके। तमिलनाडु में तंजावर के पास एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 3 नाबालिगों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर झुलस गए। वसती इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल
वी बालकृष्णन ने कहा कि काली मेडो के गांव वालों के जरिए तश्कील एक शिव प्रार्थना क्लब ने 7वीं दहाई के तमिल शायर संत श्री अपरकी की याद में रथ यात्रा का इनेकाद किया था। हादसा सालाना छतराई त्योहार के दौरान हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि तमिलनाडु के तुंजावर में हादसे से गहरा दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी ताजियतें सवार लवाहीन के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जख्मी लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोरोना वायरस के अताब की वजह से आज़मीन हज गुज़िश्ता 2 सालों से सफ़र की सादत से महरूम थे। अब हालात के मामूल पर आने के बाद सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर की शराइत के साथ आलमी सतह पर 10 लाख आज़मीन हज को सफ़र हज की इजाज़त दी। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को 79,200 आज़मीन हज का कोटा फराहम किया। हज के मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल की बिना पर मरकजी हज कमेटी को 1 लाख से कम दरखास्तें मौसूल हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 93,000 है। मरकजी हज कमेटी के 9 नामजद चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी ने मुंबई में मरकजी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में हज 2022 की तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि 31 मई से हिंदुस्तानी आज़मीन हज की परवाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मरकजी हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन हज की आखिरी फ्लाइट 14 जुलाई को परवाज भरेगी। आज़मीन 10 एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज के लिए रवाना होंगे। हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला कुट्टी ने मुंबई हज हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज कमेटी के हिस्से में 56,600 सीटें आई हैं। इन सीटों के लिए एक हफ्ते के अंदर कुरानंदाजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान को इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सऊदी हुकूमत ने 79,237 आज़मीन का कोटा फराहम किया। इसमें से 56,600 अरकान मरकजी हज कमेटी के जरिए सफर हज पर रवाना होंगे। बाकी 22,500 हिंदुस्तानी आज़मीन हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए सफर हज पर रवाना होंगे। मरकजी हज कमेटी ने रियासती हज कमेटियों को उनकी सीटों की तफसीलात रवाना कर दी है। दरखास्त फॉर्म की सूरत हाल को देखते हुए इस मरतबा सिर्फ 15 रियासतों के आज़मीन हज की खुरानंदाजी होगी। बाकी रियासतों के आज़मीन हज बगैर खुरे के सफर हज पर रवाना होंगे। अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि इस साल भी खवातीन बगैर महरम के सफर हज पर रवाना होंगी। 1859 खवातीन बगैर महरम के सफर हज पर रवाना होंगी। उन खवातीन को खुरानंदाजी से मुस्तस्ना रखा गया है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की आमदनी में 2 से 10 गुना तक इजाफा करने का दावा करते हुए आज कहा कि ऐसे तरक्की पसंद किसानों को गांव-गांव जाना चाहिए और खेती बाड़ी करने वाले लोगों में बेदारी पैदा करनी चाहिए। तोमर ने फार्मर पार्टनरशिप तरजीह हमारी प्रोग्राम के तहत फसल बीमा स्कूल से खिताब करते हुए कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हुकूमत की ज़राअत से मुतालिक स्कीमों से वाबस्ता किसान खुशहाल है और उनके कुंभों ने तरक्की की है। ऐसे किसानों की आमदनी पिछले 5-6 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये किसान गांव जाकर ज़राई सफ़ीर बने तो ज़राअत की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि आज किसानों को उनकी मसनूआत की मार्केट में कम से कम इमदादी कीमत से बेहतर कीमत मिल रही है। गंदम और सरसों की बेहतर कीमत मिल रही है और सरसों के तेल में मिलावट बंद हो गई है, जिससे काश्तकार काफ़ी खुश है। हुकूमत ऐसे दीगर इक़दाम भी करेगी जो किसानों के मफाद में हो। अभी तक मुझे ध्यान है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों का प्रीमियम 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ। जहां जहां नुकसान हुआ है वहां 21,000 करोड़ के विरुद्ध 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों के खाते में जमा किया गया। जम्मू
कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चारशंबे के रोज कहा कि आर्टिकल 370 के मुतालिक कानूनी और आईनी तौर पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही और मजबूत है। उन्होंने बताया कि आज किसी को बात करने की इजाज़त नहीं, आज इंसान फूंक फूंक कर अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आज अखबार वालों को इस बात पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं करते। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने पार्टी ओहदेदारान के गैर मामूली इजलास से खिताब के दौरान किया। बाद में उन्होंने मीडिया से भी इस सिलसिले में बातचीत की। चाहता हूं सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों नहीं? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार जी अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पर रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था, क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा और ये हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं और उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। सर, जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल वो दे रही है, फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या पीएचईडी मिलकर इलेक्शंस लड़ेगी या? मैं पीएचईडी का ऑफिस बेरर नहीं हूं, अपनी जाती राय दे सकता हूं। मैं तो चाहूंगा कि मिलकर लड़े। अगर मुझसे मशवरा लिया जाएगा, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलकर लड़ें। हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बीजेपी और उनके जो बी टीम सी टीम है वो पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने शुमाली जिले बारामूला में फौज के ज़ेर इंतजाम चलने वाले एक स्कूल इंतजामिया की तरफ से अपने अमले को स्कूल औकात के दौरान हिजाब पहनने से रोकने की हिदायत जारी करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना है कि हमारी लड़कियां अपने लिबास पहनने के इंतखाब के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं डगर परिवार स्कूल बारामूला के इस सर्कुलर जिसमें हिजाब पर हुक्मनामा जारी किया गया उसकी मजम्मत करती हूँ। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए ये बातें कही। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डगरपुर परिवार स्कूल बारामूला की तरफ से जारी सर्कुलर को भी पोस्ट किया। ये स्कूल जिस्मानी तौर पर मजदूर तलबा के लिए मखसूस है और इस स्कूल में 70 तलबा ज़ेर तालीम है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं हिजाब के बारे में हुक्म जारी करने वाले इस खत की मजम्मत करती हूँ। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी की हुकूमत हो, लेकिन यह मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह नहीं है जहाँ वो अकलीती फ़िरके के घरों को बुलडोज करते हैं और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि हमारी लड़कियां अपने इंतखाब के हक से दस्तबरदार नहीं होंगी। बता दें कि मस्कुरा स्कूल के प्रिंसिपल ने पीर के रोज़ जारी एक सर्कुलर में अमले को स्कूल औकात के दौरान हिजाब पहनने से गुरेज करने की हिदायत दी ताकि तुलबा आराम महसूस कर सकें और असातिज़ा और अमले के साथ अच्छी तरह बातचीत कर सकें। जनूबी कश्मीर के शोपियान ज़िला जहां से हर दूसरे दिन एनकाउंटर की खबर आती है, वहां मंगल की दोपहर एक अच्छी खबर, एक अच्छी बात देखने को मिली। यहाँ सीआरपीएफ जवानों को ले जा रहा ट्रक
एक व्हीकल ट्रक से टकराकर पलट गया। ऐसे में जवान मदद के लिए गुहार लगाने लगे तो शोपियान के लोग, मकामी लोगों ने उनकी मदद के लिए वो आ गया है। इस हादसे में 7 जवान जख्मी हुए, जिन्हें मकामी लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीआरपीएफ के अहदेदारों ने बताया कि 78 बटालियन के जवानों को ले जा रही व्हीकल हादसे का शिकार हो गई। 7 जवान जख्मी हो गए थे, सभी की हालत मुस्तहकम है। यह हादसा शोपियान जिले के सोफीपुरा जौनपुरा गांव के पास पेश आया। यहां लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, तभी यह हादसा हुआ तो लोगों ने अपना काम छोड़कर जवानों की मदद के लिए दौड़ पड़े। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग भी हादसे में जख्मी जवानों को एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे हैं। जवानों की मदद करने वाले फिरदौस अहमद इसे अपना फर्ज बताते हैं। उन्होंने कहा कि इसे कश्मीरियत कहते हैं। हमें नफरत को कोई जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि अमन के लिए काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद जवानों की मदद करने वाले कश्मीरियों की यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि कश्मीरियत जिंदाबाद, अभी लोगों में कश्मीरियत जिंदा है, हम अमन में यकीन रखते हैं। एक यूजर ने लिखा कि रमजान के पाक महीने में फौज की 15th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांड्या ने नमाज अदा की। ऐसा कर कमांडर ने मकामी लोगों को यूनिटी का, एकजहती का एक मैसेज दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। यह मामला कश्मीर के श्रीनगर का है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आलमी कंपनियों के हिंदुस्तान को खैराबाद कहने के सिलसिले के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फिर हदफ तनकीद बनाया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए इकदाम उठाने की अपील करते हुए कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान से कारोबार को बाहर निकालना आसान हो गया है। 7 आलमी ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप और 84,000 मुलाजिमतें खत्म हो गई। मोदी जी, हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। इन सब के बजाय ये वक्त हिंदुस्तान में तबाहकुन बेरोजगारी के बहरान पर तवज्जो देने का है। राहुल गांधी ने जो ग्राफिक शेयर किए उसमें वो 7 आलमी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से चली गई हैं। शेरले ने 2017 में, मैट्रिक्स ने 2018, फिएट और यूनाइटेड मोटर्स ने 2019, हार्ली डेविडसन ने 2020, 2021 में फोर्ड और 2020 में डेटसन ने हिंदुस्तान में मौजूद अपने कारोबार को समेट लिया और मुल्क से बाहर चली गई हैं। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने आजाद रुकने असेंबली नवनीत राणा पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया था। यूसुफ लकड़वाला का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। यह मामला कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इसकी तहकीकात करेगी। बता दें कि यूसुफ लकड़वाला का नाम ईडी गैंग से, माफ कीजिएगा, डी गैंग से, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ है और संजय रावत ने इल्जाम लगाया कि राणा ने उनसे 80 लाख रुपए का कर्ज लिया। संजय रावत ने नवनीत राणा का हलफनामा शेयर किया जिसमें वाज़ेह है कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि यह मामला अब कौमी सलामती से जुड़ चुका है। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी हुकूमत को मुल्क में मौजूद मसाइल के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने कई स्कैम्स की पर्दापोशी की है कि जो 75 सालों में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ, 22,842 करोड़ रुपए का एबीजी शिपयार्ड, ऋषि अग्रवाल, ये नाम आप सबको मालूम है क्योंकि इसी मंच से कई बार वो नाम लिया गया। 75 साल का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड भी इसी 8 साल में सामने आया, इसी 8 साल में हुआ। आप कहेंगे ये भी नई बात नहीं है, होते रहते हैं। पिछले 8 साल में आपको हम ही ने यहां से इतने बैंक फ्रॉड बताए, नीरव मोदी, अन्य अनेक विजय माल्या, अनेक नाम आपके सामने हम यहां से बैठकर, हमारे कोलीग्स ने और हमने बैठकर यहां आपको दिए हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ कि 5 साल के विलंब के बाद दमनकर्ता को पूरे मौके दिए जाते हैं कि तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, तुम्हें कुछ अपना ठिकाने लगाना है जो वो ठिकाने लगा दो, जो भी आपको अपना मेस सॉर्ट आउट करना है। They gave 5 years
to the man who defrauded 28 banks. They gave him 5 years to sort out his mess and run away. यह भी पहली बार हुआ। जब यहां से इस देश के प्रमुख विपक्षी दल ने दबाव बनाया कि साहब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप हैरान होंगे साथियों कि एसबीआई जो कि हमारा लीड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक बार नहीं 2 बार सीबीआई को शिकायत लिखकर भेजी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरसा गुजर गया कि जो 75 सालों में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ 22,842 करोड़ रुपए का, एबीजी शिपयार्ड, ऋषि अग्रवाल, ये नाम आप सबको मालूम है क्योंकि इसी मंच से कई बार वो नाम लिया गया। 75 साल का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड भी इसी जुनूबी दिल्ली के त्रिवेणी कैंपस के शेख सराय इलाके में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को 4 मई की सुबह तकरीबन 3 बजे इस वाकये की इत्तला मिली। महकमे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 13 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे गए थे। फायर ऑफिशियल ने बताया कि इब्तदाई तौर पर हमने 6 फायर टेंडर भेजे और बाद में जब आग मजीद बढ़ गई तो हमने मजीद 7 फायर टेंडर भेजे। आग पर सुबह 6 बजे तक काबू पा लिया गया। फायर ऑफिशियल का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबे वक्त तक जारी रखा गया। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। एक लड़की का दादा पोती के जन्म से इतना खुश हुआ कि वो बच्ची को ननिहाल से लाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर पूना के शोवालवाड़ी पहुंच गया। उसने अपने और बहू के खानदान को हेलीकॉप्टर से सैर कराई और 3 दिन से मिठाई बांट रहा है। उसने पूरे गांव के लिए खाने का भी इंतजाम किया है। मामला पूना में बालवाड़ी इलाके का है। अजीत पांडुरंग मंगल को दादा बने। खबर लगते ही उन्होंने 1 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर बुक किया। बच्ची के घर आने पर पांडुरंग ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। इतवार के रोज से पांडुरंग के घर में जो जश्न शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। मंडप सजा था, डीजे बज रहा था। बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची थी और दूल्हा कार से उतरकर दोस्तों के साथ डांस करने लगा। डीजे की धुन पर उसका डिस्को डांस इतना लंबा चला कि लड़की के वालिद नाराज हो गए और शादी में पहुंचे एक दूसरे लड़के को बुलाकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। ये कहानी सुनने में फिल्मी नजर आ रही है लेकिन इसमें सच्चाई है। यह वाकया महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के मलकापुर पंगारा गांव में 24 अप्रैल को पेश आया। लड़की के वालिद का इल्जाम है कि दूल्हा शराब के नशे में धुत था, इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से करा दी। लड़की के वालिद का यह भी कहना है कि बारात मुहूर्त निकलने के बाद शाम 4 बजे उनके घर पहुंची और दूल्हा रात 8 बजे तक डांस करता रहा। देर से आने की वजह पूछी गई तो बाराती मारपीट पर उतर आए। इसके बाद लड़की वालों ने दूल्हा समेत लड़के वालों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें बिना खाना खिलाए भगा दिया। लड़की के वालिद ने बताया कि दरवाजे पर बारात आ चुकी थी और अगर शादी नहीं होती तो बड़ी बदनामी होती। ऐसे में मामला पंचायत के पास पहुंचा। इसमें तय हुआ कि इसी मंडप में लड़की की शादी होगी लेकिन किसी और से। इसके बाद तलाश शुरू हुई और बारात में शामिल एक लड़का लड़की के वालिद को भी भाग गया। वालिद ने अपनी झोली फैलाई और कुछ ही देर में लड़की की शादी करने के लिए ये तैयार हो गया। खास बात यह है कि लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी है। वहीं दूसरी जानिब जिसकी बारात लौटा दी गई थी उसे भी इस पूरे मामले से काफी सदमा लगा और उसने किसी और लड़की को पसंद किया और दूसरे दिन उसकी उसी मकाम पे शादी हो गई लेकिन उस बारात में दूल्हे ने एहतियातन नाचा नहीं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।